नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में क्या हल चल रही है, एक एक करके पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहली खबर की बात करते हैं तो वो LAC को लेकर आ रही है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में रणनीतिक दरबुकशोक दौलत बेग ओल्डी यानी कि DSPO सड़क को पूरा करने के लिए BRO को 3 महीने की समय सीमा दी है। चीन ने इस सड़क पर आपत्ति उठाई थी, जिसमें भारत को चीन के सिंजियांग प्रांत से लद्दाख को विभाजित करने वाले काराकोरम दर्रे तक आसानी से पहुँच मिल जाएगी। हालांकि दोनों पक्षों ने गलवान घाटी और गोगरा और हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट के कदम उठा लिए हैं, लेकिन भारतीय सेना क्षेत्र में अभी भी अपनी क्षमता का निर्माण कर रही है। सेना पूरी तरह से सावधानी बरत रही है। उनका मानना है कि चीनी सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कम से कम तब तक जब तक पूरी तरह से फेस ऑफ स्थानों से वापस नहीं चले जाते। सड़क निर्माण ने अक्सर भारतीय सेना और पीपुल लिबरेशन आर्मी के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू की है और पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चल रहे तनाव के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। आपको बता दें कि सड़क अक्साई चीन पठार के सामने स्थित है, जो चीन के कब्जे में है। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की प्रगति के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। चीन के साथ बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए झारखंड से लगभग 100 मजदूरों को महत्वपूर्ण दरबुकशोक दौलत बेग ओल्डी परियोजना को खत्म करने के लिए लद्दाख में उतारा गया था। उनका लक्ष्य नवंबर में लद्दाख के बर्फ के रेगिस्तान में सर्दियों से पहले इस परियोजना को पूरा करना होगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो रूस और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बार बार भारत के विरोध के बावजूद भी रूस पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य समझौतों को मजबूत करने पर लगा हुआ है। उसने उन्नत RD-93MA इंजन की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त कर दी है, वो भी पाकिस्तान के साथ। रूस की कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि लड़ाकू विमान के लिए नया इंजन जिसे उसने विकसित किया है उसे थर्मल प्रेशर चैम्बर टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन सैन्य, नागरिक और अंतरिक्ष उपयोग के लिए और रूस से निर्यात के लिए सभी इंजनों का विकास और विनिर्माण करती है। आपको बता दें कि रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में UEC का किल्मो प्लांट जो कि RD-93MA इंजन को विकसित कर रहा था, जो कि RD-93 इंजन का एक संशोधित रूप है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन द्वारा निर्मित JF-17 लड़ाकू विमान में किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि UEC की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि RD-93MA इंजन जिसमें काफी सुधार किया गया है, विशेष रूप से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स और इसके फैन और हॉट पार्ट में भी डिजाइन को उन्नत किया गया है। साथ ही अपग्रेडेड ऑटोमेटिक पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम भी इसमें लगाया गया है, जिसे सिंगल इंजन विमानों में लगाया जाता है। नया JF-17 लड़ाकू विमान के लिए इसे बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक RD-93MA इंजन अधिकतम 9300 किलोग्राम का थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। UEC के अनुसार RD-93MA का पाकिस्तान के JF-17 फाइटर पर इस्तेमाल होने वाला मौजूदा RD-93 की तुलना में अधिक थ्रस्ट होगा। एक नया इंजन होने से मुकाबला करने में स्थितियों के बढ़े हुए लाभ के अलावा इन्हें और भी फायदे मिल सकते हैं। आपको बता दें कि चीन ने JF-17 के नवीन संस्करण जिसे कि JF-17 ब्लॉक 3 कहा जाता है उसकी पहली उड़ान की थी दिसंबर के महीने में। अपग्रेडेड किए गए फाइटर पर न्यू इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, जिसमें सभी मौजूदा पावर प्लांट से मिलने वाली बिजली की उच्च आवश्यकताओं की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान ने पहले ही अपनी वायुसेना के लिए 100 से अधिक JF-17 फाइटर्स का निर्माण किया है और अधिकारियों ने संकेत दिए कि 2024 तक 62 JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर्स उनको मिल जाएंगे। पाकिस्तान के अनुसार हम रूस निर्मित इंजन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि दूसरे इंजन को बदलने का अभी कोई मतलब नहीं होगा और क्योंकि JF-17 प्रोग्राम में एक बड़ा खर्च होता है। आपको बता दें कि भारत का भी RD-93 से कनेक्शन है, क्योंकि RD-93 को RD-33 इंजन से विकसित किया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना के MiG-29 UPG फाइटर्स और भारतीय नौसेना के MiG-29 के विमानों को शक्ति प्रदान करता है। भारत करीबन 60 से अधिक MiG-29 UPG और लगभग 40 MiG-29 लड़ाकू विमानों का परिचालन करता है। सरकार ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी है। पिछले 2 दशकों में बार बार भारतीय विरोध के बावजूद रूस ने चीन और पाकिस्तान को RD-93 की आपूर्ति जारी रखी है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि कोई देश किसी का सगा नहीं होता है और वक्त पड़ने पर सब बदल जाते हैं। ऐसे ही रूस भी कर रहा है, क्योंकि रूस को भारत ने कई बार मना किया है कि वो किसी भी तरह की डिफेंस डील चीन और पाकिस्तान के साथ ना करे, लेकिन फिर भी रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रूस लगातार पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये सिनेरियो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये लगता है कि रूस भारत का बहुत ही पक्का दोस्त है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में ये सब चीज़ें नहीं दिखी जाती हैं। लेकिन भारत को यहाँ पर जो जवाब मिला है वो आप समझ सकते हैं कि कितना उल्टा जवाब दिया गया है रूस की तरफ से। वो अपने इन इंजनों की आपूर्ति चीन के लिए जारी रखेगा ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स और ज़्यादा मजबूत हो सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है रूस और भारत की दोस्ती में इस तरीके की रक्षा डील कितनी प्रभावित कर सकती है? दोनों की दोस्ती को आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।
दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 5 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स को सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिल चुकी है, जो कि इस चाइनीज वायरस की वजह से देरी से भारत में पहुंचे और पठानकोट और जोरहाट एयर स्टेशनों के आगे के ठिकानों पर ये रखे गए हैं। बोइंग 2023 में भारतीय सेना के लिए बनाए गए 6 नए अपाचे हेलीकॉप्टर का वितरण करेगा। आपको बता दें कि भारतीय सेना के लिए भी भारतीय वायुसेना के जैसे ही अपाचे हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे और इन्हें भी जो मूल सौदा किया गया था उसी खरीद के अनुसार लिया जाएगा, जिस पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे कि मैंने बताया कि उसी कीमत पर मिलेंगे जिस कीमत पर हमने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, क्योंकि पहले भारतीय सेना के लिए 11 हेलीकॉप्टरों के लिए ऑर्डर का विकल्प भी था, लेकिन अब भारतीय सेना केवल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर लेने जा रही है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर HAL को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चाइनीज वायरस और उसके बाद लॉकडाउन ने राज्य की स्वामित्व वाली HAL को पुर्जे निर्माण कार्य में बाधा डाली है, जिसमें सशस्त्र बलों को उम्रदराज चीता हेलीकॉप्टरों पर उड़ान के घंटों को रोकने और आवश्यक रखरखाव के परिचालन की आवश्यकताओं और उनके उपयोग को सीमित करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। सूत्रों ने बताया कि HAL ने कोविड महामारी संकट की वजह से हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े के लिए पुर्जों का निर्माण का उत्पादन कम किया है और साथ ही उन्हें कहा गया है कि लगभग 3 महीने और लग सकेंगे इन पुराने हेलीकॉप्टरों के कल पुर्जों को बनाने में। चीता सेना और वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक सिंगल इंजन वाला यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि पुर्जों की कमी से उनके ऑपरेशन के क्षेत्र में चीता के बेड़े की गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल सहित कई रक्षा प्लेटफॉर्मों की खरीद के लिए बातचीत शुरू कर दी है और फिलीपींस और भारत के अनुसार दोनों ने भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए मूल्य वार्ता को आगे बढ़ाया है और जल्द ही इसे कंप्लीट करने का इरादा रखा है। साथ ही आपको बता दें कि तटीय रक्षा के लिए ट्रक आधारित ब्रह्मोस बैटरियों के लिए ये इस साल का महत्वपूर्ण सौदा है। सूत्रों के अनुसार अब ये बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड के साथ भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को भेज सकता है। वहीं फिलीपींस ने अपने अग्रिम युद्धपोतों पर एंटी शिप मिशनों के लिए ब्रह्मोस को हासिल करने के लिए रुचि दिखाई। दक्षिणी चीनी सागर में बढ़ते हुए चीनी बाहुबल ने इस क्षेत्र में कई देशों को पेट्रोल नौकाओं से लेकर पनडुब्बियों तक के क्षेत्र में बीजिंग के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए अपनी नौसेना के बचाव में इस तरह के कदम उठाने का उन्हें मौका मिला है। फिलीपींस को 290 किलोमीटर की रेंज के साथ तटीय रक्षा के लिए एंटी शिप ब्रह्मोस का संस्करण मिल रहा है। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस की तटीय बैटरी में भी रुचि दिखाई है और उन्हें ब्रह्मोस A के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेटेड किया गया है। इंडोनेशिया की वायुसेना भी Su-27 और Su-30 Mk2S के छोटे बेड़े का संचालन करती है, जिसके लिए एयरफ्रेम में काफी संशोधन करने की आवश्यकता होगी और इसीलिए इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस A को हासिल करने का फैसला ले चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है अमेरिका और चीन को लेकर। चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही नए प्रतिबंधों का ऐलान चीन के ऊपर कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीन के खिलाफ नए कार्रवाइयों के बारे में आप जल्द ही सुनेंगे। साथ ही इस बात का खुलासा वे अभी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे एक्शन प्लान का इंतजार करना पड़ेगा। अमेरिका और चीन के बीच विवाद का जो प्रमुख कारण है दुनिया में अपनी धौंस जमाने का है। ट्रेड वॉर के बाद कोरोना वायरस, हांगकांग में नया रक्षा कानून, साउथ चाइना सी में अपनी मजबूत पैठ को बनाना, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के खिलाफ चीन का आक्रामक रवैया, अमेरिका के पत्रकारों पर प्रतिबंध और तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि तिब्बती लोगों के बुनियादी और मानव अधिकारों के लिए और भाषाई पहचान को संरक्षित करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। यानी कि अब अमेरिका चीन पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। वो क्या हो सकते हैं वो आने वाले समय में हम सबको पता चल जाएंगे, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जो कुल विवाद है वो है अपनी धौंस को जमाना, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पूरे वर्ल्ड पर उसकी धौंस रहे, तो वहीं चीन चाहता है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका को बछाड़े। तो इन दोनों का जो महत्व है वो है ग्लोबल। यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे के सामने तने हुए हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए